अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम लाइव सेशन जो कंडक्ट करने जा रहे हैं वो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का ये तीसरा लाइव सेशन है। याद रहे हम स्टार्टिंग में पहले बेसिक एमसीक्यू को कवर करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एमसीक्यू के लेवल को मुश्किल करते जाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन स्टूडेंट को मिलते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं। तो एज़ यूजुअल हम आपको बताते चलें कि अगर आप हमारे न्यू व्यूवर्स हैं और अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे तमाम लाइव सेशन की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होती जाए। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई है तो वो कमेंट सेक्शन में अपने अपने शहर का नाम लिखते जाएँ ताकि हमें आइडिया हो कि हमारा ये लाइव सेशन जो है वो पाकिस्तान के किन किन शहर में बराह रास्त जो है वो देखा जा रहा है। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो रही है वो कमेंट सेक्शन में अपने अपने शहर का नाम लिखें ताकि हमें आइडिया हो कि हमारा ये लाइव सेशन जो है वो पाकिस्तान भर के किन किन इलाकों से बराह रास्त जो है वो देखा जा रहा है। तो जल्दी से इस लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव होते ही इसका लिंक अपने दोस्तों तक भी शेयर कर लें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस लाइव वीडियो के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकें एमसीक्यू सेशन में। तो हम अब स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी हो गया, उम्मीद है तकरीबन तमाम बच्चों को जो जो लाइव सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं नोटिफिकेशन रिसीव हो चुकी होगी। तो चलें भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला एमसीक्यू। सिस्टर्नी टुगेदर विद एसोसिएटेड वेजिकल इज नोन एज। सिस्टर्नी जो कि फ्लैट वाला पार्ट है, अगर सिस्टर्नी के साथ वेजिकल वाला पार्ट राउंड वाला पार्ट अगर मिल जाता है तो वो चीज़ क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है लाइसोसोम, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है गोल्जी एपरेटस, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है पेरोक्सीसोम। 4 ऑप्शन आपके सामने है। जैसा कि आपको मालूम है कि लाइव जो सेशन हमारा है वो रोज़ाना ठीक रात 10 बजे होता है, तो बाकायदगी से आपने जो है वो पार्टिसिपेट इसमें करना है। तो बहुत से बच्चों ने अपना जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो आंसर लिख दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है गोल्जी एपरेटस। याद रखिएगा, सिस्टर्नी के साथ अगर वेसिकल मिल जाता है तो वो स्ट्रक्चर जो है वो गोल्जी एपरेटस कहलाता है। मजीद डिटेल के लिए आप गोल्जी एपरेटस वाला हमारा लेक्चर जो है वो देख सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन की हुई हैं कि सिस्टर्नी के साथ वेसिकल कैसे अटैच होता है, सिस फेस क्या होता है, ट्रांसफेस क्या होता है, ये पूरा हमने डायग्राम की मदद से पूरा स्ट्रक्चर जो है वो गोल्जी एपरेटस का एक्सप्लेन किया हुआ है। तो लिहाजा इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है बी गोल्जी एपरेटस। नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमने मार्क किया हुआ है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज कंसर्न्ड विद। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का इनमें से सबसे अहम काम क्या है? सबसे पहले ऑप्शन ए सेल सिक्रीशन, ऑप्शन बी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ऑप्शन सी सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। तो आपके सामने इस वक्त जो है वो 4 ऑप्शन है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो मेन काम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो सबसे अहमियत वाला काम जो है वो क्या है? सेल सिक्रीशन है। सेल के मुख्तलिफ मैक्रोमोलिक्यूल्स को सिक्रीट करने का काम करता है, स्पेशली सेलुलोज को, और इसी वजह से गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो सेल वॉल बनाने में भी अहम किरदार अदा करता है। बाकी ऑप्शन जो आपके सामने है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन जो है वो राइबोसोम का काम है, या अगर राइबोसोम ऑप्शन में ना हो तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका काम जो है वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है। इसी तरीके से सिंथेसिस ऑफ एंजाइम भी आप एक तरीके से राइबोसोम में आप कह सकते हैं, क्योंकि एंजाइम भी ज़्यादातर प्रोटीन नेचर के हैं। फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम की अगर बात की जाए तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होता है वो राइबोसोम बनाने का काम करता है। तो लिहाजा इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है सेल सिक्रीशन। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म और एनी अदर फॉरेन ऑब्जेक्ट। One of the following protect the cell from invading organism or any other foreign object। इनमें से कौन सा है जो सेल के अंदर दाखिल होने वाले ऑर्गेनिज्म के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है, या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट अगर सेल के अंदर दाखिल हो जाए तो उसके खिलाफ भी क्या करता है? ये प्रोटेक्शन देता है। तो आपके सामने इस वक्त जो है वो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जो है वो राइबोसोम है, ऑप्शन बी जो है वो लाइसोसोम है, ऑप्शन सी पेरोक्सीसोम है और ऑप्शन डी ग्लाइऑक्सीसोम है। तो 4
ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और बहुत से बच्चे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दे चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास जो है वो है लाइसोसोम। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है वो क्या करता है? इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, अगर सेल के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म दाखिल हो जाए या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट दाखिल हो जाए तो उसकी डाइजेशन कर देता है। लाइसोसोम के पास क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस के जरिए जो है वो चीज़ों को तोड़ने की क्या रखते हैं, जो है वो डिस्ट्रॉय करने की सलाहियत रखते हैं। लिहाजा ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो लाइसोसोम है। आइए देखते हैं अगले एमसीक्यू का करेक्ट आंसर कौन देता है। द डाइजेस्टिव वैक्यूल एंड ऑटोफेगोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज। डाइजेस्टिव वैक्यूल और ऑटोफेगोसोम्स को हम क्या कहते हैं? चार ऑप्शन इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। पेरोक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और फेगोसाइट्स। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, डाइजेस्टिव वैक्यूल और ऑटोफेगोसोम। डाइजेस्टिव वैक्यूल और ऑटोफेगोसोम को हम क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, पेरोक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और फेगोसाइट्स। तो मुझे उम्मीद है आप अपना अपना ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर चुके हैं। तो लिहाजा इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो है सेकेंडरी लाइसोसोम। डाइजेस्टिव वैक्यूल और ऑटोफेगोसोम दोनों को कंबाइन हम नाम देते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। तो इसके लिए आप हमारा लाइसोसोम वाला लेक्चर जो है वो ज़रूर देखिएगा, उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन की गई है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त जो स्क्रीन पर मौजूद है, द ऑर्गेनील इन्वॉल्व्ड इन ईटिंग प्रोसेस ऑफ अ सेल। वो कौन सा ऑर्गेनील है जो ईटिंग प्रोसेस में जो है वो अहम किरदार अदा करता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है पॉलीसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी ग्लाइऑक्सीसोम और ऑप्शन डी पेरोक्सीसोम। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जल्द से जल्द कमेंट में जो है वो अपना एक कमेंट लिखें, देखते हैं कितने बच्चों का ये आंसर जो है वो करेक्ट होता है। तो ईटिंग प्रोसेस, ईटिंग की जब भी बात होती है किसका जिक्र होता है? डाइजेशन का। तो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कौन करवाता है? सेल के अंदर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन जो है वो लाइसोसोम करवाता है। लिहाजा इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, लाइसोसोम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने, एक मिनट थोड़ा सा मुझे कैमरा फोकस करना होगा, लाइव में थोड़ा सा कैमरे का अक्सर इशू आ जाता है। तो इस वक्त हमारे पास जो है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म एज सेकेंडरी लाइसोसोम। इनमें से कौन सी चीज़ है जिसे सेकेंडरी लाइसोसोम का हम नाम दे सकते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ऑप्शन बी डाइजेस्टिव वैक्यूल, ऑप्शन सी सेंट्रल वैक्यूल एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा है जिसे सेकेंडरी लाइसोसोम कह सकते हैं? तो बहुत ही आसान एमसीक्यू है, अभी इससे पहले इसका जो है वो जिक्र आया था। तो डाइजेस्टिव वैक्यूल इज आंसर। क्या नाम है? डाइजेस्टिव वैक्यूल जो है, जो डाइजेशन में, वो वैक्यूल जो डाइजेशन में किरदार अदा करता है उसे हम सेकेंडरी लाइसोसोम का नाम देते हैं, क्योंकि लाइसोसोम का काम क्या है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो लाइसोसोम का अगर काम है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, तो वैक्यूल वो जो डाइजेशन का काम करता है उसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम का नाम दे सकते हैं। लिहाजा इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है बी, डाइजेस्टिव वैक्यूल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, द एंजाइम्स फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन आर रिलीज बाय। एक्स्ट्रा देखें भाई, एक होती है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन सेल के अंदर, एक होती है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन सेल से बाहर। हमें कहा जा रहा है द एंजाइम्स फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन आर रिलीज बाय, यानी सेल के बाहर अगर डाइजेशन करनी है ना, सेल के बाहर अगर डाइजेशन करनी है तो उस डाइजेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए होते हैं वो एंजाइम कौन रिलीज करता है? वो एंजाइम कौन रिलीज करता है? चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी पेरोक्सीसोम, ऑप्शन सी ग्लाइऑक्सीसोम, ऑप्शन डी सेकेंडरी लाइसोसोम। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए होते हैं वो एंजाइम कौन सिक्रीट करता है? तो इसका आंसर जो है वो क्या है? लाइसोसोम इज द करेक्ट आंसर। लाइसोसोम जो है वो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन के अंदर अहम किरदार अदा करता है, लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए होते हैं वो भी ज़्यादातर जो है वो लाइसोसोम ही सिक्रीट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है,
De Duve and co-worker. De Duve and co-worker isolated particles from liver cell and other tissue which were enriched with oxidative enzyme. These are called. हमें कहा जा रहा है एक साइंसदान का नाम मेंशन है और इसके कोवर्कर, इसके साथियों ने आइसोलेटेड पार्टिकल्स फ्रॉम लीवर सेल, लीवर सेल से उन्होंने एक पार्टिकल्स को जो है वो आइसोलेट किया, अलग किया, एंड अदर टिश्यू, ना सिर्फ लीवर सेल और दूसरे टिश्यू से भी उसको जो है वो आइसोलेट किया, विच वर इनरिच विथ ऑक्सीडेटिव एंजाइम, जिसके पास क्या थे, एंजाइम जो थे वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम नहीं थे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसके पास होते हैं, लाइसोसोम के पास, इसके पास थे ऑक्सीडेटिव एंजाइम, दीस आर कॉल्ड, वो पार्टिकल्स क्या थे। अगर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के था तो हमें पता चल जाता लाइसोसोम है, लेकिन यहाँ अल्फाज इस्तेमाल हो रहा है ऑक्सीडेटिव एंजाइम। तो ऑक्सीडेटिव एंजाइम किस में पाए जाते हैं, चार ऑप्शन आपके सामने है, पेरोक्सीसोम, लाइसोसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, प्राइमरी लाइसोसोम। तो आपके पास जो है वो चार ऑप्शन है और एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बहुत से बच्चे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर सेलेक्ट कर चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर अब मैं बताने जा रहा हूँ। क्या है इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है पेरोक्सीसोम। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है, और स्पेशली डिटॉक्सिफिकेशन हमारे जिस्म में किसका काम है, लीवर का। लीवर के अंदर पेरोक्सीसोम जो होते हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन का जो है वो काम करते हैं, यानी हार्मफुल चीज़ों को, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है, हार्मफुल चीज़ों को वो किस में कन्वर्ट करते हैं, हार्मलेस बना देते हैं। तो लिहाजा ऑक्सीडेटिव एंजाइम इन चीज़ों में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और ये पेरोक्सीसोम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपके सामने इस वक्त एमसीक्यू है। आज जो है वो देखो लाइव में कैमरा जो है ना अक्सर तंग करने में आएगा तो बहुत तंग करता है। द ऑर्गेनेल स्पेसिफिकली इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द सेल। वो कौन सा ऑर्गेनेल है जो स्पेसिफिकली किस चीज़ की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वो ऑर्गेनेल जो स्पेशली खास तौर पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ही फॉर्मेशन में अहम किरदार अदा करता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डीकम्पोजिशन में अहम किरदार अदा करता है, उस ऑर्गेनेल का नाम बताना है। चार ऑप्शन इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी पेरोक्सीसोम, ऑप्शन सी ग्लाइऑक्सीसोम एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो आपके पास इस वक्त जो है वो स्क्रीन पर जो एमसीक्यू है इसमें चार ऑप्शन है, तो आपको एक करेक्ट आंसर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन तो करता है लेकिन इसकी डीकम्पोजिशन में भी अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ पॉइजनस। हमारे बहुत से सेल के लिए क्या है, हमारे बहुत सारे सेल के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ने का जो काम है वो किसका है, अल्लाह ताला ने इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ने की जिम्मेदारी जो है वो पेरोक्सीसोम की रखी हुई है, और ये पेरोक्सीसोम जो है वो इसकी डीकम्पोजिशन के अंदर यानी इसके हार्मफुल इफेक्ट को जो है वो हार्मलेस में कन्वर्ट करने में अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। ऑर्गेनेल इन प्लांट that possesses enzymes in addition to glycolic acid oxidase and catalase but not found in animal cell। हमें कहा जा रहा है ऑर्गेनेल एनिमल सेल, ऑर्गेनेल्स इन प्लांट्स, ऐसा ऑर्गेनेल जो सिर्फ प्लांट में होगा, that possess enzymes, उसके पास एंजाइम्स होंगे, in addition to glycolic acid, in addition to glycolic acid oxidase and catalase। ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और कैटेलेस दोनों एंजाइम हैं बट नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। ये एनिमल सेल के अंदर नहीं पाया जाता, उस ऑर्गेनेल का नाम बताना है। ऑप्शन चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। राइबोसोम, ऑप्शन बी ग्लाइऑक्सीसोम, ऑप्शन सी पेरोक्सीसोम एंड ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो हमें बताना है वो ऑर्गेनेल जो प्लांट सेल में पाया जाता है, उसके बाद दो एंजाइम है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और कैटेलेस, और ये ऑर्गेनेल एनिमल सेल के अंदर नहीं पाया जाता। तो सबसे पहले फैसला करो भाई, लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम तो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। यहाँ तो ये कह रहा है ये सिर्फ प्लांट में पाया जाएगा, लिहाजा लाइसोसोम इसका आंसर नहीं हो सकता। राइबोसोम की अगर हम बात करते हैं तो राइबोसोम तो प्रोटीन फैक्ट्री है, एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है, लिहाजा ये भी आंसर नहीं होगा। पेरोक्सीसोम की अगर बात करें तो इससे पहले जिक्र आ गया लीवर सेल, और यहाँ ये कह रहा है नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। इससे पहले हमने बात की इससे पहले वाले एमसीक्यू में कि पेरोक्सीसोम तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है स्पेशली लीवर सेल के अंदर, लिहाजा ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो क्या आंसर हो गया, ग्लाइऑक्सीसोम इज द करेक्ट आंसर। अब देखो ये एमसीक्यू मैंने आपको इस तरीके से इसलिए बताया कि
ये टेक्निक भी जो है ना, ये टेक्निक भी जो है वो एमसीक्यू सॉल्व करने में मददगार साबित होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ग्लाइऑक्सिसोम के बारे में नहीं पता था लेकिन आपको राइबोसोम के बारे में पता था, ये प्रोटीन फैक्ट्री एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है, और यहाँ ये कह रहा है कि ये एनिमल में नहीं पाया जाएगा, तो लिहाजा राइबोसोम इसका आंसर नहीं होगा। लाइसोसोम तो सिर्फ एनिमल में पाया जाता है, प्लांट में तो नहीं पाया जाता, लिहाजा ये भी आंसर नहीं होगा। पेरोक्सिसोम की बात करो भाई, इससे पहले वाले एमसीक्यू में लीवर सेल के अंदर इसका जिक्र आया था और ये डिटॉक्सिफिकेशन में किरदार अदा करता है, लिहाजा ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, क्या बचा? ग्लाइऑक्सिसोम। तो अक्सर एमसीक्यू ऐसे भी सॉल्व होते हैं, तुक्के नहीं। बच्चे क्या करते हैं कि भाई जो एमसीक्यू आया वो तो सही कर लिया, जो नहीं आया ब्लाइंड तुक्का मारा। नहीं, आप उसको सॉर्ट आउट करो कि भाई क्या इस, देखो एक तो होता है कि एमसीक्यू पढ़ो और देख लो कि भाई क्या इसका आंसर हो सकता है, लेकिन अगर आपको आंसर नहीं पता तो अब आप उल्टी डायरेक्शन में चले जाओ। आप जो है वो क्या करो, रिवर्स डायरेक्शन में चले जाओ कि कौन सा उसका आंसर नहीं हो सकता, जो जो आंसर नहीं हो सकता उसको कट करते जाओ, आखिर में जो बच गया वो उसका आंसर है। समझ गए बात? ये तरीका है एमसीक्यू सॉल्व करने का अगर आपको आंसर नहीं पता। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है, वैक्यूल सर्व टू। वैक्यूल का काम क्या है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एक्सपेंड द प्लांट सेल को एक्सपेंड करता है। बी में कहा जा रहा है साइट फॉर स्टोरेज, मतलब प्लांट के अंदर जो है वो फूड स्टोरेज का काम करता है। सी में कहा जा रहा है बोथ इन एक्सपेंशन एंड स्टोरेज, एक्सपेंशन यानी प्लांट की साइज को बढ़ाने में और फूड को स्टोर करने में काम आता है। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई इसका काम नहीं है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उम्मीद करते हैं आप अपना एक ऑप्शन जो है वो यहाँ सेलेक्ट कर चुके हैं, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर जो बहुत से बच्चों ने ऑलरेडी सही दिया है, शाबाश, और वो है बोथ इन एक्सपेंशन एंड स्टोरेज। क्या है? वैक्यूल का जो काम है बोथ इन एक्सपेंशन एंड स्टोरेज। सेल की साइज, भाई वैक्यूल जो है ना, अगर सेल के पास पानी ज़्यादा होगा तो वैक्यूल जो है वो पानी ज़्यादा स्टोर कर लेता है और सेल की साइज़ को क्या कर देता है? एक्सपेंड कर देता है। और अगर पानी की शॉर्टेज होती है तो इसकी साइज़ क्या हो जाती है? रिड्यूस भी हो जाती है। तो एक्सपेंशन और स्टोरेज दोनों इसका क्या काम है। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है और बहुत ही आसान। चले भाई, साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ। साइटोस्केलेटन किस चीज़ का बना हुआ है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है माइक्रोट्यूब्यूल, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है माइक्रोफिलामेंट्स, एंड ऑप्शन सी इंटरमीडिएट फिलामेंट, एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो आपके पास इस वक्त जो है वो 4 ऑप्शन है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है कमेंट सेक्शन में। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना ऑप्शन लिख दें और फिर देखते हैं कि आपको सही होता है। तो साइटोस्केलेटन के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। लिहाजा इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो बहुत सही, तकरीबन सारे ही बच्चों का आंसर सही आया और वो आंसर है ऑल ऑफ दिस। साइटोस्केलेटन जो है वो इन तीनों चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द फिलामेंट involved in determination of cell shape are। वो फिलामेंट जो सेल की शेप की डिटर्मिनेशन में हम किरदार अदा करते हैं। डिटर्मिनेशन का मतलब उसी फिलामेंट की वजह से सेल की जो शेप होती है ना, एक सेल की शेप दूसरे सेल से क्या होती है? अलग होती है। तो वो फिलामेंट हमें बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है माइक्रोट्यूब्यूल, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है माइक्रोफिलामेंट, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है इंटरमीडिएट फिलामेंट, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दीस। तो लिहाजा इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है, द फिलामेंट इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेल शेप आर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है वो एक सेल की शेप को दूसरे सेल की शेप से मुनफरिद बनाने में जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है, सेल ऑर्गेनेल। एक मिनट, थोड़ा सा फोकस कर लें। सेल ऑर्गेनेल सच एज सीलिया, फ्लैजेला, basal body and centriole are derived from special assemblies of। हमें कहा जा रहा है सेल ऑर्गेनेल है ना, सेल ऑर्गेनेल में कौन से? स्पेशली सीलिया, स्पेशली फ्लैजेला, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल। ये तमाम चीज़ें किन चीज़ों की असेंबली से, किन चीज़ों के आपस में जुड़ने की वजह से बने हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए माइक्रोट्यूब्यूल, ऑप्शन बी माइक्रोफिलामेंट, ऑप्शन सी इंटरमीडिएट फिलामेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो लिहाजा इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है माइक्रोट्यूब्यूल। भाई आपने सेंट्रियोल का तो टॉपिक पढ़ा है ना, सेंट्रियोल में क्या होता है? ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। इसी तरीके से सीलिया और फ्लैजेला, ये तो बड़ा कॉमन जिक्र है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल से क्या होते हैं? ये बने हुए होते हैं। तो सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल, ये तमाम चीज़ें जो है वो
माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। द सिलेंडर मेड अप ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिन प्रोटीन एंड इन्वॉल्व इन इंटरनल सेल मोशन इज, वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो कि किससे बना होगा, मेड अप ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिन प्रोटीन से बना होता है एंड इन्वॉल्व इन इंटरनल सेल मोशन, और सेल की इंटरनल मोशन में जो है वो अहम किरदार अदा करता है, उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए माइक्रोट्यूब्यूल, ऑप्शन बी माइक्रोफिलामेंट, ऑप्शन सी इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद है और आपने एक ऑप्शन जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो करना है। फिर अपने आप को चेकआउट भी करना है कि आपके कितने एमसीक्यू जो है वो सही जा रहे हैं और कितने एमसीक्यू जो है वो सही नहीं जा रहे। तो हमारे पास जो है इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है, बहुत से बच्चों की तरफ से आंसर जो है वो करेक्ट आया है और वो आंसर है माइक्रोफिलामेंट बी। तो हमने कहा कि भाई सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एक्टिन, देखो ना माइक्रोफिलामेंट किससे बने होते हैं, माइक्रोफिलामेंट जो है वो एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। तो सिंपल आपको हिंट मिल गई एक्टिन प्रोटीन, तो इसी से आपको अंदाजा हो गया कि किसका जिक्र हो रहा है, माइक्रोफिलामेंट का। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप माइटोकॉन्ड्रिया अपीयर एज, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं या किसी भी माइक्रोस्कोप में माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा नजर आता है, यानी बात आ रही है इसकी शेप पर। माइटोकॉन्ड्रिया की शेप कैसी होती है, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है रॉड, ऑप्शन बी में वेसिकल, ऑप्शन सी फिलामेंट्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो है वो शेप जो है वो अलग अलग तरह की होती है। रॉड शेप होते हैं, वेसिकल राउंड टाइप के होते हैं, फिलामेंट लंबे से जो है होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी ऑल ऑफ दीज। तो माइक्रोस्कोप में जब हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इनमें से किसी भी शेप के हो सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर, और मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर तो तुम लोग बहुत आसानी से दोगे। इसका आंसर जिसने दे दिया, इसका आंसर दे दिया तो उसके लिए एडवांस में शाबाशी। देखते हैं कितने बच्चों का इस एमसीक्यू का आंसर जो है वो करेक्ट आता है। तो एडवांस में उन तमाम बच्चों को शाबाशी जिन्होंने इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर दिया। द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम एंड डीएनए इन माइटोकॉन्ड्रिया इंडिकेट्स द सिंथेसिस ऑफ, भाई माइटोकॉन्ड्रिया में अगर हमें राइबोसोम नजर आ जाए और माइटोकॉन्ड्रिया में हमें क्या नजर आ जाए, माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो अपना डीएनए होता है, ये किस चीज़ की निशानी कर रहा है, ये किस चीज़ की निशानदेही कर रहा है, इंडिकेट्स द सिंथेसिस ऑफ, किस चीज़ की निशानदेही कर रहा है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है लिपिड, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है प्रोटीन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है फैट और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कार्बोहाइड्रेट। तो बहुत से बच्चे जो है वो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जो है वो दे चुके हैं। तो उन तमाम बच्चों की शाबाशी का वक्त आ गया। तो वो शाबाशी का वक्त, प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम क्या कहलाते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम क्या कहलाते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज कहलाते हैं। तो लिहाजा इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास जो हो गया वो प्रोटीन। अगला एमसीक्यू आपके सामने जो मैं पेश करने जा रहा हूँ, देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन देता है, क्योंकि ये भी इतना आसान भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। तो वो उनके लिए भी एडवांस में भाई शाबाशी, भाई फ्यूचर डॉक्टर। चलो भाई, जिसने अगला एमसीक्यू का आंसर जिसने सही दिया, आप समझ लो भाई वो अगले साल मेडिकल कॉलेज में इंशाल्लाह पहुंचेगा। इसी जज्बे के साथ अगर करेगा ना तो तैयार हो डॉक्टर बनने के लिए। भाई अगला एक एमसीक्यू अगर सही दिया और अगर आंसर सही दिया तो आप समझ लो कि आप में एबिलिटी हर लिहाज से है डॉक्टर बनने की। तो चले भाई देखते हैं कि अगले एमसीक्यू का करेक्ट आंसर किसकी तरफ से सबसे पहले आता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फूड के, खाने के डिफरेंट कंपोनेंट से एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है और उसे फाइनली किस में कन्वर्ट करता है। तो आपके सामने इस वक्त जो है, एक मिनट थोड़ा कैमरा ब्लर हो गया, जज्बाती हो गया कैमरा भी हमारा। चले भाई, तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ATP, NADPH2, ADP और ऑप्शन डी NADP। तो इस एमसीक्यू का जो है वो देखते हैं कमेंट कितने बच्चों का जो है वो आंसर करेक्ट आता है। जिन्होंने आंसर दिया वो फ्यूचर डॉक्टर, हमारे फ्यूचर डॉक्टर। समझ जाओ एडमिशन तुम लोगों का हो गया अगर आपने इसी जज्बे से अगर पार्टिसिपेशन करते गए। तो वो करेक्ट आंसर ATP। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है पावर हाउस ऑफ सेल। वो एनर्जी जो है वो प्रोडक्शन का काम करता है और एनर्जी सेल में किस फॉर्म में रिलीज होती है, एनर्जी की जो फॉर्मेशन होती है सेल में इन द फॉर्म ऑफ ATP होती है।
एनर्जी की जो फॉर्मेशन होती है वो सेल में किस शक्ल में होती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। लिहाजा इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है एटीपी। तो चलो जिन बच्चों का आंसर करेक्ट था अपने आप को शाबाशी दो और आप जो है वो डॉक्टर बन गए इंशाल्लाह। ऐसे भी नहीं, इतना भी हवा में ना हो रहा हो, लेकिन यह कि एबिलिटी है इंशाल्लाह। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंक्लूड रेस्ट ऑफ अदर। इनमें से कौन सी टर्म है जिसमें बाकी सारी चीज़ें जो है वो शामिल है। एक मिनट थोड़ा कैमरा में फोकस करूँ, मुझे कैमरे ने आज बहुत तंग किया है या शायद मैंने इसको सही सेटिंग नहीं रखी। वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंक्लूड रेस्ट ऑफ द अदर। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है इसमें बाकी सारी चीज़ें शामिल है। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, सी प्लास्टिड। वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड रेस्ट ऑफ द अदर। तो क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और प्लास्टिड, चार ऑप्शन आपके सामने। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दें, देखते हैं किसकी तरफ से आंसर जो है वो करेक्ट आता है। तो करेक्ट आंसर इज प्लास्टिड। आपको मालूम है कि भाई प्लास्टिड की कितने टाइप है। प्लास्टिड की जो है वो 3 अकसाम है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ये 3 जो है वो प्लास्टिड की क्या है, टाइप है। लिहाजा इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, सी प्लास्टिड्स। नेक्स्ट हमारे पास है मेम्ब्रेन बाउंड मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज प्रेजेंट इन सेल आर कॉल्ड। हमें कहा जा रहा है मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज, इनके पास जो है ज़्यादातर पिगमेंट वाली बॉडीज होती हैं। प्रेजेंट इन सेल आर कॉल्ड, जो सेल के अंदर पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वो प्लास्टिड कहलाती है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है क्रोमेटोफोर कहलाती है। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ल्यूकोप्लास्ट कहलाती है। और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है स्टार्च ग्रेन कहलाती है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जो है वो लिखें। तो उम्मीद करते हैं आप अपना आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख चुके हैं। तो इस एमसीक्यू का जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है प्लास्टिड। अब आप बोलेंगे क्रोमेटोफोर, देखो भाई ल्यूकोप्लास्ट इसी की टाइप है, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट तो कलरलेस है, ये हट गया। स्टार्च ग्रेन और क्रोमेटोफोर के पास जो मेम्ब्रेन तो नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड तो सिर्फ एक ही है। लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, प्लास्टिड्स इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से अगला एमसीक्यू जो है वो बहुत ही आसान, जिसने गलत दिया एडमिशन के चांसेस बहुत मुश्किल। अब देखो भाई, जहाँ पॉजिटिव बात, अब डराने वाली बात। अब बड़ा संभल के आंसर देना है। गलत दिया तो इतने बच्चों वाले एमसीक्यू का गलत आंसर देने वाला खतरे में है, बता रहा हूँ। चले भाई, बहुत ही बच्चों वाला एमसीक्यू। द ग्रीन पिगमेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड। ग्रीन पिगमेंट की बात हो रही है जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कैरोटीन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ज़ेंथोफिल, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है क्लोरोफिल, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है फाइकोबिलीन। तो आपने अपना एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। याद रहे, गलती की कोई गुंजाइश नहीं इतने आसान एमसीक्यू में। तो क्लोरोप्लास्ट से निकला है क्लोरोफिल। क्लोरो का मतलब ही क्या होता है, ग्रीन। क्लोरो का मतलब ही क्या होता है, ग्रीन। जो है वो क्लोरो को यहाँ क्या कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास सी है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है थोड़ा सा मुश्किल। Under light microscope, the chloroplast appear to be heterogeneous structure embedded in the matrix with a small granule known as। लाइट माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं तो क्लोरोप्लास्ट जो हमें एक हेट्रोजीनस स्ट्रक्चर के तौर पे नजर आता है, जो कि मैट्रिक्स के साथ जो है वो शामिल हुआ होता है विद स्मॉल ग्रेन्यूल्स। स्मॉल ग्रेन्यूल्स उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है थाइलेकॉइड, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है स्ट्रोमा, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ग्रेना, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ऑल ऑफ दीज। तो आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है और आप अपना एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर चुके हैं। तो लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ग्रेना। स्मॉल ग्रेन्यूल से निकला है ग्रेना। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे अहम सवाल आज के इस लाइव सेशन का, और ये मेरे ख्याल से इस टाइप का सवाल इससे पहले भी आ चुका है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से कौन सा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का कैरेक्टर नहीं है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इनर मेम्ब्रेन फॉर्म इन फोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी, साइड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। सी में कहा जा रहा है एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक फूड। डी में कहा जा रहा है कंटेन एंजाइम फॉर ग्लाइकोलाइसिस। तो ये इससे पहले वाले सेशन में भी यही सवाल जो है वो रिपीट हुआ था। तो वो क्या है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका आंसर क्या हो गया, कंटेन एंजाइम फॉर ग्लाइकोलाइसिस।
माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होता है और ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो याद रखिएगा जो है वो हम रोज़ाना ठीक रात 10 बजे लाइव सेशन एमसीक्यू का कंडक्ट क्या करेंगे, कतरा कतरा मिलकर जो है वो दरिया बनती है। ये बात जहन रखिएगा, जहन नशीन कीजिएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट में या एंट्री टेस्ट के एग्ज़ाम में कतन ये नहीं होता कि आप जो है वो एग्ज़ाम से पहले 2 महीने पहले 10-10 15-15 घंटे आप स्टडी कर ले और आप ये सोचें कि आप एंट्री टेस्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देकर आएंगे। नहीं, यहाँ परफॉर्मेंस की गेम है। आपने रोज़ थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को जो है वो बेहतर बनाना है, यानी रोज़ थोड़ी थोड़ी एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपने करनी है। और साल भर की जब आप प्रैक्टिस करोगे, यानी आप जो है वो 2022 के सेशन में अगर आप अपीयर होने जाएंगे और आपने रोज़ाना बेस पर हमारे लाइव सेशन में जो है वो पार्टिसिपेशन की हुई है, एमसीक्यू की आपने प्रैक्टिस की है, तो आपकी सोचो उस वक्त प्रैक्टिस कितनी ज़बरदस्त हो जाएगी। और अगर रजिस्टर्ड ग्रुप वाले बच्चे हैं तो यहाँ लाइव सेशन में अलग प्रैक्टिस कर रहे हो और रजिस्टर्ड ग्रुप में आपके जो लेक्चर्स आ रहे हैं, इतने सारे हज़ारों एमसीक्यू, हमने जो पिछले 2 सालों में हज़ारों एमसीक्यू जो एक्सप्लेन किए हैं, उन हज़ारों एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन आपको जो है वो रजिस्टर्ड ग्रुप में मिल रही है। इस साल की जो लाइव सेशन के एमसीक्यू हैं वो उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और हर वीक आप 50-50 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट देते हो। उसमें बाकायदा रिजल्ट बनता है कि कितने बच्चे उस टेस्ट में अपीयर हुए, आपका स्कोर कितना आया, आपके दोस्तों का स्कोर कितना आया, ओवरऑल रिजल्ट भी आपको ग्रुप में दिया जाता है। तो इतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर रजिस्टर्ड ग्रुप में भी हैं, लाइव सेशन में भी अपीयर हो रहे हैं, हर वीकली आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं, मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं और 9-10 में अगर आप चीटिंग करके आगे नहीं आए हो, वाकईदा अगर थोड़ी सी बेसिक बनाकर अगर आगे आए हो, तो आपको एंट्री टेस्ट में अच्छा स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह अगले सेशन में इंशाल्लाह हम मज़ीद एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। याद रहे, ठीक रोज़ाना रात 10 बजे आपने जो है वो पार्टिसिपेट करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।